Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 The Modern World, a Period of Transition। क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेनेसां को, रेनाइसेंस को, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुनर्जागरण। ये एक कल्चरल मूवमेंट था और इस कल्चरल मूवमेंट में लोगों ने ये सीखा कि चर्च की कही हर बात सही नहीं है, चर्च की कही हर बात को मानना भी ज़रूरी नहीं है। हमें हमारे लॉजिक को लगाना है, हमें हमारी रीज़न करने की पावर को यूज़ करना है, चीज़ों को सोचना है, समझना है और उसके बाद हमें अगर सही लगता है तो हमें फॉलो करना है, अदरवाइज अ बिग नो। ठीक है बात। पुनर्जागरण का टाइम था जब हमने चीज़ों को नए तरीके से सोचना चालू किया, चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया, चर्च की कही हुई बातों पे क्वेश्चन किया। देन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। फिर एक टाइम पूरा यूरोप में ऐसा आया बेटा, भले वो स्पेन हो, पोर्चुगल हो, फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, ये सब अपनी अपनी शिप्स लेके दुनिया खोजने निकले, नई नई ज़मीनों को खोजने निकले। तो हम वो पढ़ेंगे भाई कि कैसे इन्हें अमेरिकाज मिला, कैसे वास्को डी गामा हमारे इंडिया के कैलिकट पहुंचा, कैसे क्या नाम था वास्को डी गामा के साथ जो निकले क्रिस्टोफर कोलंबस, कैसे अमेरिका पहुंचे। फिर जो अमेरिगो वेस्पूची थे वो कब अमेरिका पहुंचे, क्या उनके नाम पे अमेरिका का नाम रखा गया, बार्थोलोमियो कहाँ तक पहुंच पाए थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार करना, किसी भी चीज़ को रिफॉर्म करना, वापस से चेंज करना। देन काउंटर रिफॉर्मेशन इस चेंज के बदले में चीज़ों को चेंज करना। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेटा है। फिर हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आया जब हम हैंडमेड गुड से किससे कन्वर्ट कर किस पर कन्वर्ट कर गए बेटा, मशीन मेड गुड्स पे। ठीक है बात। पहले सारी चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर हम किसको यूज़ करने लगे, मशीन मेड गुड्स को यूज़ करने लगे। देन इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्यवाद, अपने एरिया को बढ़ाना। ठीक है बात। एक पर्टिकुलर टाइम पूरे यूरोप में ऐसा आया जब ये अलग अलग कॉलोनीज को ढूंढने चले गए, so that they have enough space for their people, so they have enough raw material for their industries. Getting my point? So these 5 headings will read in this chapter. अगर बेटा हम यूरोप के मॉडर्न पीरियड की बात करें तो वो स्टार्ट होता है 15th सेंचुरी में, और इस पर्टिकुलर टाइम में हर डायरेक्शन में चेंज आपको यूरोप में देखने को मिल जाएंगे, भले वो सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो या राजनीति हो, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हर तरफ हर चीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे थे। 3 ग्रेट मूवमेंट्स इसी टाइम में आई। पहली थी रेनेसांस, दूसरी रिफॉर्मेशन और तीसरी रेवोल्यूशन। ठीक है बात। लोग रीज़न करना सीख रहे हैं, अपने लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं, फिर चीज़ों में सुधार हो रहा है, फिर रेवोल्यूशन हो रहा है। जो रेनेसांस था उसका मतलब था रीबर्थ ऑफ लर्निंग, मतलब जो भी कुछ आपने सीखा है, समझा है, उसको देखने का एक नया तरीका। रिफॉर्मेशन क्या था, ये रिवोल्ट था अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जो रिवोल्ट हुआ उसे रिफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि बेटा उस टाइम में जो अथॉरिटी थी वो कंप्लीटली किसके पास रिसाइड करती थी, पोप के पास थी। और पोप कितनी बार कितने केसेस में हमने देखा कि अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का मिसयूज किया करते थे। रेवोल्यूशन वॉज द पॉलिटिकल स्ट्रगल। रेवोल्यूशन क्या था, पॉलिटिकल स्ट्रगल था, और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल किसके खिलाफ था, रूलिंग क्लास के खिलाफ था। और किसने किया था, तो मिडिल क्लास ने किया था। मिडिल क्लास को क्या कहते थे बेटा, बुर्जुआ। इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इसे बुर्जुआ पढ़ना चाहिए, बट एग्जैक्टली ये बुर्जुआ ही है। तो बुर्जुआ बोले तो मिडिल क्लास ने रेवोल्यूशन किया अगेंस्ट होम, द रूलिंग अथॉरिटी। ठीक है। और जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो कौन थी, मानकी, किंग। तो किंग के अगेंस्ट में था कि भाई ये जो राजा है इसके पास इतनी अनलिमिटेड पावर्स क्यों है, इसकी पावर्स पे तो लिमिट लगा देनी चाहिए। अगर हमें इस पर्टिकुलर टाइम की हिस्ट्री को पढ़ना है तो बेटा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि एंशियंट टाइम में हमें उतने लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिलते हैं, उतने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में नहीं मिलते हैं। पर मॉडर्न टाइम में भर भर के प्राइमरी सोर्सेज, भर भर के सेकेंडरी सोर्सेज हमें मिलते हैं। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स,
जो उस पर्टिकुलर टाइम में बने होंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लिटरेरी वर्क, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सारे हमें मिलेंगे प्राइमरी सोर्स के फॉर्म में। देन सेकेंडरी सोर्सेज में फिर हमें बुक्स मिलेंगी, ठीक है, रिव्यूज़ मिलेंगे, रिपोर्ट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, जिन्हें किसने लिखा, हिस्टोरियंस ने लिखा, स्कॉलर्स ने लिखा, ये सब क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जो हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स थे बेटा, वो प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ते हैं, प्राइमरी सोर्स मटेरियल के ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर हमें एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम कंक्लूजन पे आकर ये बता सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा हुआ होगा, ये ही हो रहा होगा, है ना बेटा। ड्यूरिंग द एंड ऑफ 14th century CE, जब 14th century का एंड हो रहा था, 14th century जब हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1301 to 1400, ठीक है। अब 1350s में, 1360s में कभी भी, ठीक है, जैसे मैंने 1350s लिखा तो इसे भी 14th century कहेंगे, 1360s लिखा तो इसे भी 14th century कहेंगे। अब यहाँ एंड की बात हो रही है तो 1390s 1380s की बात हो रही होगी कि भैया एक ऐसा मूवमेंट आया यूरोप में जहाँ पर यूरोप में चेंज होने लग गए। द पीरियड ऑफ डार्क एजेस वॉज नाउ ऑलमोस्ट ओवर, और इस पर्टिकुलर टाइम में जो पीरियड था डार्क एजेस का वो लगभग पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, 14th century की बात करें मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 1360s 1370s की बात करें। अब यहाँ पर एंड लिखा है तो 1390s की बात हम कर रहे हैं ना। एक ऐसा मूवमेंट आया यूरोप में जिसने डार्क एजेस को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। इस नए मूवमेंट को हम रेनिसॉन्स के नाम से जानते हैं। ये जो वर्ड रेनाइसेंस या रेनिसॉन्स है, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ और रिवाइवल, ठीक है, किसी चीज़ का रीबर्थ होना, पुनर्जन्म होना, या उसका रिवाइव होना। अब रिवाइव यहाँ पर किस किस चीज़ का हुआ, आर्ट, कला, लिटरेचर, साहित्य, लर्निंग, सीखना, साहित्य और कला, इन सारी ही चीज़ों में रिवाइवल होना चालू हो गया। इसके अलावा रिवाइवल किसका हुआ बेटा, मतलब हम किस चीज़ को वापस लेके आए, एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस एंड रोम बेटा। ग्रीस का जो एंशंट सिविलाइजेशन था, रोम का जो एंशंट सिविलाइजेशन था, ये बहुत ही अच्छा था, तो अब उसे वापस लाने की बात की गई, ठीक है। तो जो रेनेसांस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इटली से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इटली से स्टार्ट होने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि इटली बेटा हेडक्वार्टर्स था पोप का, ठीक, कोई बात। सो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि रेनेसांस यूरोप की किस कंट्री से स्टार्ट हुआ, तो इटाली से स्टार्ट हुआ, इटली से स्टार्ट हुआ। और वाई इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम इटली ओनली बिकॉज इट वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द पोप, पोप का हेडक्वार्टर था ये। इट लार्जली हेल्प इन मेंटेनिंग क्लासिकल लर्निंग एंड लिटरेचर, और इसने हेल्प किया हमें क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल लिटरेचर को मेंटेन रखने में, आगे की तरफ लेके जाने में। रीजन्स फॉर द राइज ऑफ रेनेसांस, जब मिडेवल पीरियड चल रहा था तो जो पावर और जो प्रेस्टीज थी बेटा पोप की, वो डिक्लाइन करने लग गई। मतलब पोप ने इतने ऊटपटांग डिसीजंस लिए, लोगों को इतना हरास किया, उनका इतना एक्सप्लॉयटेशन किया कि इनकी इमेज बिगड़ने लग गई पोप की। लोगों का जो विश्वास था कि भाई पोप के ऊपर डिवाइन पावर होती है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वॉर भी चल रहे थे, क्रूसेड चल रहे थे क्रिश्चियंस और मुस्लिम के लिए। बेटा जब आप धर्म के लिए लड़ते हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रूसेड, हिंदी में धर्म युद्ध, ठीक है बात। तो जब यूरोप में क्रूसेड चल रहे थे तो यूरोप्स किसके कांटेक्ट में आए, अरब्स के कांटेक्ट में आए। जब क्रिश्चियन और मुस्लिम लड़ रहे थे तो ऑब्वियसली बात है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो, कूफा, कोर्डोवा पढ़ने चले गए और नए आइडियाज़ के साथ वापस आए। अब हम डार्क एजेस की रिगार्ड्स में कुछ पढ़ लेते हैं। जो पीरियड था यूरोप का जब से रोमन एम्पायर का फॉल हुआ और मिडिल एजेस के बीच का, इट मीन्स 500 to 1100 CE तक का, इसे कुछ हिस्टोरियंस एक ऐसा टाइम मानते हैं जिसे हम डार्क एजेस कह सकते हैं, या लैक ऑफ एनलाइटनमेंट, लोगों के सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह ख़त्म हो गई थी, लॉजिक रीज़न इस पे बात ही नहीं होती थी। हाउएवर मॉडर्न हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री विद दिस रिव्यू, मॉडर्न हिस्टोरियन इस रिव्यू के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। मिडिल एजेस के आने के पहले और रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद का जो पीरियड था, इन्हें कुछ हिस्टोरियंस लैक ऑफ एनलाइटनमेंट का एरा कहते हैं, डार्क एजेस कहते हैं। पर जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इस व्यू को मानते नहीं हैं। खैर हिस्टोरियंस के व्यूज़ अलग अलग होते हैं।
हमें इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि बेटा अब तो हम जितना पढ़ रहे हैं ना, सपोज़ करो मैं हूँ न्यूज़ चैनल को देख रही हूँ, जो नए हिस्टोरियंस आ रहे हैं, आप लोग जैसे कीर्ति नाम की एक लड़की है, उसको सुनो यूट्यूब पे, बहुत सारे हिस्ट्री के टीचर्स को सुनो। तो भाई जिस तरीके से वो अब हिस्ट्री को बताना चालू कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमने जो बुक्स में पढ़ा है वो तो गलत है, या हो सकता है अभी इसमें भी चेंजेस आए। ठीक हुई बात। कुछ लोग बोलते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया, रियल हिस्ट्री तो ये थी। तो अभी तो जो बुक में है बस वो पढ़ लो, ज़्यादा उसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है हमें भी अभी पता नहीं है। ठीक है। जो क्रूसेड्स थे उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ा दिया। ट्रेड जैसे जैसे बढ़ता गया, यूरोपियंस बहुत रिच होते गए, समृद्ध होते गए। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना ली जहाँ पर लर्निंग को इन्होंने इनकरेज किया। और अब जो लर्निंग को इनकरेज किया जा रहा था वो सेक्युलर नेचर की थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपको बाइबल पढ़ाई जाएगी, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ाए जाएंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ाएंगे, नो। साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। और क्रूसेड के टाइम पे तो ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने लगा। ट्रेड में यूरोपियन का मेजर हैंड था, अपर हैंड था। तो भैया यूरोपियंस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। फिर उसके बाद होता है फॉल कंस्टेंटिनोपल का। फॉल होता है कंस्टेंटिनोपल का। कंस्टेंटिनोपल किसके पास आ जाता है? टर्क्स के पास आ जाता है। और ये पूरी हिस्ट्री का एक मेजर इवेंट होता है कि वो कंस्टेंटिनोपल जो अब तक क्रिश्चियनिटी के पास था, अब वो किसके हाथों में आ गया? टर्क्स के हाथों में आ गया है। जो ग्रीक्स और जो रोमन्स थे वो उस पर्टिकुलर एरिया से भागने लग जाते हैं अपने वैल्यूएबल लिटरेचर को लेकर, और भागकर ये कहाँ जाते हैं? यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में। फिर से ध्यान से सुनना, कंस्टेंटिनोपल का फॉल होता है। बिफोर इट वॉज इन द हैंड ऑफ क्रिश्चियन, देन टर्क्स अटैक्ड ऑन इट एंड सीज कंस्टेंटिनोपल। अब वहाँ पर जितने भी ग्रीक और रोमन्स रह रहे थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, वो सब भागे। कहाँ भागे? यूरोप के डिफरेंट पार्ट में पहुँचे, और वो अपने लिटरेचर को वहाँ छोड़ के नहीं अपने साथ लेकर के भागे। ये जो स्कॉलर्स थे इन्हें इटली ने वेलकम किया। अब इटली में एक नए सिरे से लर्निंग और नॉलेज की बात होनी चालू हुई, जिससे लोगों को एनलाइटनमेंट मिला एक ग्रेट एक्सटेंट तक। बेटा अब हम पढ़ेंगे क्रूसेड्स को। क्रूसेड्स क्या थे बेटा? होली वॉर्स थे, धर्म युद्ध थे जो किसने किए? क्रिश्चियंस ने किए। किसके खिलाफ किए? टर्क्स के खिलाफ किए। बेटा 11वीं से 13वीं सेंचुरी तक, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक ये 8 बार अटैक किए। किसने? क्रिश्चियंस ने। किसके ऊपर? टर्क्स के ऊपर। और क्यों अटैक करे थे बेटा? उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि इनकी जो होली लैंड थी वो मुस्लिम कनकरर ने जीत ली थी, उसको रिकवर करना था, उसे वापस लेना था। और इनके जो तीर्थ यात्रा के स्थान थे उन्हें सिक्योर रखना था कि भैया हम क्रिश्चियंस भी पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, हम पिलग्रिम्स के राइट को सिक्योर रखना चाहते हैं, इसीलिए हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। कहाँ पर जाते थे ये लोग? होली सेप्लकर, होली सेप्लकर। ठीक हुई बात। फिर से ध्यान से सुनो, क्रूसेड्स होली वॉर्स थे, किए किसने? क्रिश्चियंस ने किए। कब किए? लेट मिडिल एजेस में किए। और क्यों किए भैया? जिससे कि ये अपने राइट को सिक्योर रख सकें। किसके राइट को? क्रिश्चियन पिलग्रिम्स, क्रिश्चियन तीर्थयात्रियों के राइट को सिक्योर रख सकें कि भैया हम जब चाहें जब होली इस प्लखर को देख सकें। ठीक हुई बात। और हमारी जो ज़मीनें हैं जो मुस्लिम कनकरर ने जीत ली हैं वो वापस ले रहे हैं। और ये क्रूसेड नाम किससे आया? क्रॉस से आया। जो जितने भी क्रूसेडर थे, धर्मयुद्ध के लिए जाने वाले जो लोग थे, वो अपनी ड्रेस के ऊपर लगाते थे। 11 से 13 सेंचुरी के बीच में क्रिश्चियंस ने 8 मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए। किसके खिलाफ? टर्क्स के खिलाफ। जो रेनेसांस स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो नॉलेज की तलाश की बात करते थे। भैया नई थ्योरीज लाओ। किसके लिए? यूनिवर्स के लिए, कि यूनिवर्स कैसे बना है, कितने प्लैनेट्स हैं, सन कैसा है, ठीक है, अर्थ का शेप कैसा है। फिर इन लोगों ने इस पर्टिकुलर टाइम में तरक्कियाँ की भी बेटा, बहुत एडवांस हुए ये लोग साइंटिफिक डिसिप्लिन में। नए इन्वेंशन होने लगे। इसी टाइम में प्रिंटिंग प्रेस आई, पेपर बना, गन पाउडर बना, मैराइनर्स कंपास बन गया। वो आप लोगों ने कंपास देखा होगा ना, मैग्नेट वाला। वो प्रिंटिंग प्रेस जैसे आई यूरोप में, तो पेपर का यूज़ बढ़ गया। और पेपर का यूज़ जैसे जैसे बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक बनने लग जाएगी। बुक बनेगी तो लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो वो शिक्षित हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे। ठीक है बात। तो ऑल इन ऑल पेपर के आने से
प्रिंटिंग प्रेस के आने से लिटरेसी रेट अब यूरोप में बढ़ेगा। लोग अब धार्मिक आस्थाओं पे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जो उनका विश्वास था उसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। साइंस, सोसाइटी, तो लोगों ने बेटा क्वेश्चन करना चालू किया बिलीव्स ऑफ रिलीजन, साइंस एंड सोसाइटी पे, समाज के ऊपर, विज्ञान के ऊपर। और यहाँ से एक नई स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का बर्थ होता है, जन्म होता है। लोग हर चीज़ के पीछे सोच रहे हैं, उसे खोज रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लोगों ने खुद अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हमें नहीं पता कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, मैं हर चीज़ को खुद ऑब्जर्व करूँगा और मेरा रिजल्ट मैं खुद निकालूंगा। लोग एक्सपेरिमेंट करने लग गए। किसी भी कंक्लूजन पे आने के पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर ही किसी चीज़ पे विश्वास किया। और यहाँ पर पावर ऑफ रीजनिंग को बहुत एनकरेज किया गया बेटा। भगवान ने हमें दिमाग दिया ही इसलिए कि हम उसका प्रयोग करें। तो अब हम लोग धीरे धीरे उसका प्रयोग करना सीख गए, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फिर जाके उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। अब बेटा ये जो रेनेसांस था उसका इफेक्ट क्या हुआ ह्यूमनिज्म पे और लिटरेचर पे, मानवतावाद पे, साहित्य पे क्या फर्क पड़ा, क्या इफेक्ट आया किसका, पुनर्जागरण का। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था वो यही था कि हमने एक नया तरीका सोचा सोचने का, जिसमें भगवान केंद्र में नहीं था, सेंटर में नहीं था, ह्यूमन बीइंग सेंटर में थे। मतलब अब हम ह्यूमन सेंट्रिक हो गए थे। पहले हम गॉड सेंट्रिक थे, भगवान ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, भगवान को मानो, भगवान को मानो, जो बात चर्च ने कह दी उसको मान लो। पर अब हमने हमारा फोकस वहाँ से हटा के किसके ऊपर लगा दिया, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर लगा दिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था रेनेसांस का वो था न्यू थिंकर्स बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले हम जो स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अब हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके अफेयर्स के बारे में सोच रहे हैं। अब जो आदमी था वो सेंटर ऑफ स्टडी बन गया और एफर्ट्स ऐसे किए जाने लगे कि कैसे भैया धरती पे जीवन को और अच्छा बनाया जाए। स्वर्ग नर्क तो छोड़ो, भगवान पाप देगा पुण्य देगा वो छोड़ो, बाद में देखेंगे। अभी तो हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम ह्यूमन के ऊपर काम करके उन्हें अच्छा बना सकते हैं, उनकी लाइफ को अर्थ के ऊपर अच्छा बना सकते हैं। और ये जितने भी थिंकर्स थे इन्हें ह्यूमनिस्ट कहा गया, क्योंकि इनका कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस किसके ऊपर था, ह्यूमन लाइफ। बेटा आजकल जो फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर या टर्म 1 टर्म 2 का पेपर, जो भी पेपर हो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये किसका इमेज है। तो ये हैं हमारे पेट्रार्क और ये हैं दांते, ध्यान रखना बेटा, है ना। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट क्या था किसका, रेनेसांस का या रेनेसांस का, वो ये था कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया लिटरेचर में, साहित्य पढ़ने में। अब हर व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है। देखो बेटा उस टाइम टीवी, मोबाइल, रेडियो तो थे नहीं, तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जब उसे बुक्स मिलने लगी तो वो उनको पढ़ के अपना टाइम पास करने लग गया था। और अगर टाइम पास करते टाइम हमें नॉलेज भी मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो गया। तो लाइजर एक्टिविटी बन गई थी पढ़ाई, पढ़ना। पेपर आया, प्रिंटिंग प्रेस आई, लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया। तो बेटा अब लिटरेचर जो था उसका भी तरीका बदल गया। अब जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो भी फिलॉसफी और रिलीजन पे थोड़ा सा कम, ह्यूमनिज्म के ऊपर ज़्यादा। जो ह्यूमनिस्ट थे, स्टडी लिटरेचर एंड हिस्ट्री, वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिलॉसफी और रिलीजन। अब उन्हें भी धर्म, फिलॉसफी पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। जो ह्यूमनिज्म था वो सबसे पहले इटाली में डेवलप हुआ, फिर पूरे यूरोप में फैल गया, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, कहाँ फैला, वेस्टर्न यूरोप में। तो बेटा अब राइटर्स को देखते हैं हम। फ्रांसिस्को, पेट्रार्क जो भी हमने ऊपर इमेज में देखा, दांते एलिगिरी अभी हमने इमेज में देखी, एरास्मस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस ह्यूमनिस्ट थे जिनका सेंटर ऑफ राइटिंग ह्यूमनिज्म ही होता था। पेट्रार्क ने बहुत ज़्यादा आलोचना किया, क्रिटिसाइज़ किया है सोसाइटी को कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम में सोसाइटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
एरास्मस एक डच थिंकर थे जिन्होंने अपनी बुक इन प्रेज ऑफ फॉली में क्रिटिसाइज़ किया है कि भैया ये जो चर्च है इनकी प्रैक्टिसेस बहुत करप्ट हैं, इनके बिलीव्स बहुत करप्ट हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही एरास्मस की बुक इन प्रेज ऑफ फॉली क्लर्जी ने पढ़ी, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए। ही पॉइंटेड आउट दैट human beings are basically good। उसने पॉइंट आउट किया कि भाई लोग ह्यूमन बींग्स, मैंने बिगिंस बोल दिया था इसको, है ना। उसने पॉइंट आउट किया कि जो ह्यूमन बींग्स है वो बेसिकली अच्छे हैं, ऑल्दो दे ऑफन एक्सेप्टेड फुलिश आइडियाज़। कितनी बार मूर्खों के तरह वो किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, ये गलत है। फिर हैं बेटा ये मैकियावेली और ये हैं शेक्सपियर। निकोलो मैकियावेली की अगर हम बात करें तो इनकी जो बुक थी द प्रिंस, इसने नए कंसेप्ट को जन्म दिया, ठीक है, कि भाई किस तरीके से आप गवर्न कर सकते हो किसी स्टेट को, किसी पर्टिकुलर एरिया को, पॉलिटिक्स क्या है। इनका मानना ये था कि इंडिपेंडेंट और सुप्रीम, ही थॉट ऑफ अ स्टेट एज बीइंग इंडिपेंडेंट, स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, एंड वन इन विच पॉलिटिकल मैटर्स आर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। और जो राजनीति है वो धर्म के साथ ना हो, धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है, तो धर्म को धर्म के हिसाब से देखो, राजनीति को अपने हिसाब से देखो। इन दोनों को मिक्स करके अगर गवर्नेंस करोगे तो प्रॉपर गवर्नेंस नहीं होगी। अब हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे। ये एक पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, डील्ड विद द थॉट एंड फीलिंग ऑफ अ मैन। इन्होंने भी हमेशा मैन की फीलिंग, मैन के थॉट के रिगार्ड्स में ही सब कुछ लिखा है, ठीक है, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक ही थे ये भी। फिर बेटा फ्रांस के पीछे रहता तो फ्रांस के रिबेले ने भी बहुत कुछ लिखा ऑन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, शिक्षा और राजनीति के रिगार्ड्स में किसने लिखा? रिबेले ने लिखा। रिबेले कहाँ से थे? फ्रांस से थे, ठीक है बात। अब हम आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो बेटा रेनेसांस टाइम में आर्ट आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। जो आर्ट और आर्किटेक्चर था इस पर्टिकुलर टाइम का, उसमें ग्रीक और रोमन मॉडल्स की झलक देखने को मिलती है। राउंडेड आर्क्स हुआ करते थे इस तरीके से, ठीक है, डोम्स हुआ करते थे, ग्रीशियन पिलर्स हुआ करते थे, ये आर्किटेक्चर में इंक्लूड हुआ करता था। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया फिगर्स को नेचुरल मैनर में, है ना। अब नेचुरल लैंडस्केप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उसे पेंट किया जा रहा था। इन्होंने ऑप्टिक्स को पढ़ा, जियोमेट्री को पढ़ा, ठीक है, और फिर अपने नॉलेज को इस तरीके से डेवलप किया या इस तरीके से यूज़ किया कि उनके पेंटिंग के पर्सपेक्टिव चेंज हुए कि भाई पेंटिंग कैसी होनी चाहिए, पेंटिंग के पहले आपको क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए। ये कब डेवलप हुआ? जब उन्होंने ज्योमेट्री ऑप्टिक्स को सीख लिया। स्कल्पचर भी बढ़िया बनने लग गए थे इस टाइम में। स्कल्पचर टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियलिस्ट आर्ट एंड क्लासिकल ग्रीस एंड रोम। क्लासिकल ग्रीस रोम का जो रियलिस्टिक आर्ट था उसके ऊपर स्कल्पचर्स बनने लग गए। कुछ जो फेमस आर्टिस्ट थे इस टाइम के वो थे लियोनार्डो दा विंची, जिनकी फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। ये देखो मोनालिसा भी आने वाली है। माइकल एंजेलो ग्रेटेस्ट पेंटिंग वॉज ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टिन चैपल, वेटिकन। अगर आपको माइकल एंजेलो की सबसे सुंदर पेंटिंग देखनी हो तो आप क्या देखेंगे? सीलिंग। किसकी सीलिंग? सिस्टाइन चैपल की सीलिंग, जो कहाँ पर है? वेटिकन रोम में है। और अगर आपको फाइनेस्ट पीस देखना है लियोनार्डो दा विंची का तो ये है मोना। अब हम देखेंगे बेटा बिगिनिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रेनेसांस अशर्ड इन एरा ऑफ साइंस। रेनेसां आया, लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन करने की आदत को समझा, जाना, और यहीं से एरा ऑफ साइंस शुरू होता है। लोगों ने अलग तरीके से सोचना चालू किया। ब्लाइंडली जो वो पहले चर्च की अथॉरिटी या चर्च की कई सारी बातों को मान लेते थे, अब उस बात को मानना उन्होंने बंद कर दिया। पीपल बिगेन टू थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने अपने विषय में लोग सोचने लगे। उन्होंने रिजेक्ट किया द ब्लाइंड अथॉरिटी ऑफ द चर्च। साइंस अब कॉमन साइकी को भी चेंज करने लग गया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये कहीं बुक्स में या किसी 2-4 व्यक्ति की बात थी, हर व्यक्ति इस रिगार्ड में सोच रहा था। फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा
कि नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमी में एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने प्रूव किया कि सारे जो प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये सब सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि उसके पहले तक तो चर्च ने क्या बात बताई थी कि अर्थ सेंटर में है यूनिवर्स के, और जो सूरज है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सुनो मेरी बात, निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि धरती और दूसरे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो चर्च को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि चर्च आज तक क्या बताते आए थे, नहीं नहीं नहीं, अर्थ सेंटर में और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बाद में गैलीलियो आए जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। कोपरनिकस कहाँ से थे, पोलैंड से थे, पोलिश थे। गैलीलियो कहाँ से थे, इटाली से थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प से कंफर्म कर दिया कि कोपरनिकस की जो थ्योरी है भैया बिल्कुल सही है। चर्च गलत बता रहे थे अभी तक, कोपरनिकस तो सही बता रहे हैं। However, this theory was not accepted immediately because it was against the church teaching. गैलीलियो की जो थ्योरी थी या कोपरनिकस की जो कही हुई बातें थी उसे ऑन द स्पॉट एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये चर्च की टीचिंग के अगेंस्ट में थी। पर पहली बार साइंटिफिक स्टडी हुई हेवनली बॉडीज़ की, तब ये समझ में आ गया कि कोपरनिकस सही बोल रहे थे, चर्च गलत बोल रहा था। जो इनिशिएटिव कोपरनिकस और गैलीलियो ने लिया उसे बाद में कैप्लर ने, आइजैक न्यूटन ने कंटिन्यू किया। कैप्लर एक साइंटिस्ट थे जर्मनी से। तो अभी हमने देखा कोपरनिकस कहाँ से थे बेटा, कहाँ से थे, कहाँ से थे, कहाँ से थे, अरे कोपरनिकस कहाँ से थे, पॉलिश। गैलीलियो, गैलीलियो कहाँ से थे, हे भगवान, इटली से थे, ठीक है। इन दोनों के काम को कोपरनिकस पोलैंड, पॉलिश, गैलीलियो इटली, इन दोनों के काम को आगे बढ़ाया कैप्लर और आइजैक न्यूटन ने। कैप्लर कहाँ से थे, जर्मनी से थे। इन्होंने बताया मैथमेटिक्स की हेल्प से इन्होंने बताया कि कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के आसपास। जो न्यूटन थे वो भी एक बहुत महान साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। अब देखो 4 जगह पता चल गई हैं, पॉलिश, पोलैंड, गैलीलियो, इटली, जर्मनी, आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड। इन्होंने भी मैथमेटिक्स की हेल्प लेके ये प्रूव कर दिया कि जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं ये मूव कर रही हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विलियम हार्वे, जिन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट के क्या फंक्शन है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है रेनेसांस का, वो है कि जो साइंटिस्ट थे वो लार्जली क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव कर रहे थे। क्वेश्चन करो, अगर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं मिले तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो तो आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ये जो साइंटिफिक अप्रोच थी, मेथड थी, इसने लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस किया इस पर्टिकुलर टाइम। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with exploration and discoveries.